हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पर्यावरण यानी कि ईबीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, सी टेट इन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये जो कथन है ये है ए फिटिंग का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं भूमि के रूप, मृदा, खनिज या फिर बस्तियां। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कौन सा इनमें से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बस्तियां, ये आपके भौतिक वातावरण का रूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? इसके ऑप्शंस हैं नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सतत व स्थायी विकास, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा गया है। ये फ्रेंड्स, पिछले बार जो आप लोगों का टेट का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था कि सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें अवधारणा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें कि सतत और जो स्थायी विकास है, ये जो आपकी अवधारणा है नवनियतवादी अवधारणा, इससे संबंध रखता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या फिर 100% से कम। तो फ्रेंड्स, वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां पर आपको 50% से कम परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या फिर डार्विन। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद, फ्रेंड्स, पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कार्ल रिटर हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? इसके ऑप्शंस हैं सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष या फिर मृदा संरक्षण वर्ष। तो फ्रेंड्स, यूएनओ ने 2002 को सतत विकास का जो वर्ष है घोषित किया, इसलिए आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सुपर टेट और रीट दोनों में देखने के लिए मिला है। यूपी टेट में भी आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 23 दिसंबर, 5 जून, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। और जो पर्यावरण दिवस है ये 1972 से मनाना शुरू हुआ था। सबसे पहले जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था उस जगह का नाम है स्कॉटहोम। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। स्कॉटहोम में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1972 में। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या फिर कागज के थैलों का प्रयोग। तो निम्न में से संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरीबी कम करना, इसका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। अब फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है,
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। इसके ऑप्शंस हैं 20%, 23%, 33% या फिर 53%। तो फ्रेंड्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए 33%, लेकिन दिन ब दिन जो हम मानव है वो वृक्षों की कटाई करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है, और स्पेशली जनसंख्या बढ़ने की वजह से वनों का जो क्षेत्रफल है वो भी कम होता जा रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए? 33%। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर तो सब जानते हैं कि पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं, वे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो देते क्या है? वो देते हैं ऑक्सीजन, ताकि मनुष्य सांस ले सके, सभी जीव सांस ले सके, और वो अवशोषित कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। इसके ऑप्शंस हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी कहीं किसी स्थान पर पौधे उग सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ। तो वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये आपका देहरादून में स्थापित किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबंध वन या उपरोक्त सभी। तो सबसे अधिक वनाच्छादन वाला जो क्षेत्र है वह है आपका आरक्षित वन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कृषि, वन, कॉफी या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड के नाम से वनों को जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। इसके ऑप्शंस हैं निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य या फिर उपरोक्त सभी। तो अधिकांशतः वन संपदा का जो मालिक है वह राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वन महोत्सव किससे संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या फिर पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो फ्रेंड्स वन महोत्सव का अर्थ होता है, यानी वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पेड़ों को लगाने के लिए, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पेड़ लगाना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सोपान जो कृषि है ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं जल, ऊर्जा, भूमि या फिर इमारतें। तो हम जानते हैं कि जो इमारतें होती हैं ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि जल, ऊर्जा और भूमि ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार। तो फ्रेंड्स इनमें से जो सुमेल कारण नहीं है वह है भूकंप, जबकि जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण और वन्य जीवों का शिकार ये सभी सुमेल कारण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता या फिर पार्थिव एकता। तो फ्रेंड्स अगर पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना की बात की जाए कि नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा जनसंख्या वृद्धि, ये नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21।
तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं उच्चावच, जल प्रवाह, भूमि क्षरण या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है? इसके ऑप्शंस हैं कोयला से, पेट्रोलियम से, आणविक शक्ति से या फिर सूर्य से। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है मल निकासी से, आवासीय समस्या से, जलाऊ लकड़ी से या फिर उपरोक्त तीनों से। तो फ्रेंड्स नगरों में जो पर्यावरण असंतुलन का कारण है वो ये तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है? इसके ऑप्शंस हैं पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्षण। तो फ्रेंड्स पर्यावरण ह्रास को हम पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण अपकर्षण तीनों ही कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित, संतुलित, उतार चढ़ाव वाला या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मरुस्थलीकरण में जो पर्यावरण होता है वह कैसा होता है? असंतुलित, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शंस हैं जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स नगरीकरण का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है जिससे आप लोगों का जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से या फिर उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स पर्यावरण का निर्माण जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैवीय घटकों से, तीनों से ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं वायुमंडलीय कारक, पारिस्थितिक कारक, उत्कर्कीय कारक या फिर सब। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिक कारक बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे या फिर बेंगलोर। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात की जाए तो ये बेंगलोर में स्थापित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं खरपतवार और सूक्ष्म जीव, पौधे एवं जीव, पौधे और प्रकाश, जैविक तथा अजैविक। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र के जो दो प्रमुख घटक हैं वो हैं जैविक घटक तथा अजैविक घटक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, थियोप्रेसस, अर्नेस्ट हैकल या फिर डार्विन। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले जो हमारे पर्यावरणविद हैं वे हैं अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं उपयोग एवं अनुपयोग, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण या फिर उपरोक्त सभी। तो डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वह आधारित है उत्परिवर्तन पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर प्राकृतिक इतिहास। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करते हैं विज्ञान की उस शाखा का जिसमें पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है धरती, वातावरण, अंतरिक्ष या फिर आकाश।
तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र, एक्यूमेन, अधिवास क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स विश्व का वह भाग जहां मानव का जो अधिवास है वो कैसा है, स्थायी है, तो इसको हम एक्यूमेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। पर्यावरण प्रतिफल है, इसके ऑप्शंस हैं जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो सबसे पहले जो पारिस्थितिक स्तूप है उसकी परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने, ओनम ने, डार्विन ने या फिर टॉन्सले ने। तो फ्रेंड्स ये की थी चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? इसके ऑप्शंस हैं वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है वह है वनों का काटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसके ऑप्शंस हैं वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल या फिर वर्षा की परिवर्तन। तो फ्रेंड्स जो पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है इनमें से वो हो जाएगा आप लोगों का वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है कथन किस भारतीय विद्वान का है? इसके ऑप्शंस हैं पी डी शर्मा, सविंद्र सिंह, उपेंद्र नाथ राम या फिर आर मिश्रा। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है ये जो कथन है ये है पी डी शर्मा का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। परिस्थिति के बीच अन्योन क्रिया का विज्ञान है। इसके ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी अन्योन क्रिया का विज्ञान है। नेक्स्ट है अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स विज्ञान की ऐसी शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से जो संबंध है उसको दर्शाती है वह कहलाती है पारिस्थितिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं जलवायवीय, जैविक, स्थलाकृतिक या फिर मृदीय। तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मृदीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसके ऑप्शंस हैं जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल या फिर समुद्र। तो अगर सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो वो किसका होता है? वह होता है समुद्र का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं जीव जात, पारिस्थितिकीय पदशाप या फिर जीवोम या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं वायु, तालाब, जल, मिट्टी। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वह है मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49।
कौन जीवीय कारक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। तो फ्रेंड्स जैवीय कारक नहीं है यानी जिसमें जीवन नहीं है, तो किसमें जीवन नहीं है तो वो हो जाएगा प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है? इसके ऑप्शंस हैं सिंघाड़ा, हाइड्रोला, जलकुंभी या फिर नागफनी। तो सरोवर या झील में जो तेजी से वृद्धि करता है वह कौन है? वह है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके पर्यावरण के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, सी टेट सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।